मेरा नाम स्नेहा है। मैं रोज की तरह रूटीन के हर बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगी। मैं बिजी अंदाज में मोबाइल निकालकर फ़ोन पिक करके वहाँ से कान में लगा लिया। साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखती रही। मेरी बहन की कॉल आई थी। उसने मुझे बताया कि घर में मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। मुझे उनके साथ जाना है बताया और कहा कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। मैं ठीक है कहकर कॉल को कट कर दी और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना शुरू कर दी। जल्दी काम शुरू खत्म करने के बावजूद मुझे हाफ से लीव लेते हुए आधा घंटा लग गया था। सड़क पर पहुंचते ही मैं जल्दी से रिक्शा पकड़कर घर के एड्रेस बताकर चलने को कहा और खुद अपने मंगेतर को कॉल करके कहने लगी। मगर वह बार की तरह इस बार भी मुझे मायूसी हुई। पता नहीं मेरा मंगेतर ऐसा क्यों करता था। वह सच में भी कहीं बिजी हो जाता था, न जानबूझकर मेरी कॉल नहीं उठाया करता था। इस बात का फैसला मैं आज तक नहीं कर पाई थी कि 3-4 बार ट्राई करने के बाद मैंने मोबाइल को बंद करके पर्स में डाल लिया। कुछ ही देर के बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। मैं बहुत खुशी खुशी ड्राइव रूम में गई, मगर अगले ही पल मेरी सारी खुशियां उजड़ ही छू हो गई थी। अब खुशी की जगह मायूसी ले ली थी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सलाम करते हुए अंदर गई और फेक मुस्कुराहट के साथ जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा मंगेतर आज भी नहीं आया था। ना जाने उसे तंग करने का क्या मिलता है मुझे। उसका यह बिना वजह एटीट्यूड मुझे समझ से बाहर होता जा रहा था। ना तो वह कभी कॉल पर बात कर सकता था और ना ही कभी मिलने आता था मुझसे। लड़की होने के बावजूद भी मैं उसे अपनी तरफ से कई बार बुला चुकी थी, मगर वह नहीं आया था कि मुझे तो कोई परवाह ही नहीं थी। एक तरफ उसकी माँ और बहनें रहती थी कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई थी कि जिसमें मैं मान लेती कि वह मुझे बहुत मोहब्बत करता है। या मैं सोचकर अपने दिल को तसल्ली देती थी कि मुझे हो सकता है कि वह शादी के बाद वाली मोहब्बत को अहमियत देता हो। और आज भी मैं यही सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी कि मेरे ससुराल वाले मम्मी से मेरी शादी की तारीख लेने आए थे। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई थी। मैं भी अपनी शादी से जल्द ही जल्द अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी के जवाब से मैं सारे अरमान मेरे पानी में फेर दिया था। मम्मी ने उनसे कहा कि अभी हमारी शादी को तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं, इसलिए अभी कोई तारीख नहीं दे सकती। जैसे ही तैयारी पूरी होगी तुम्हें बता देंगे। मेरी सास में जिद की थी कि लेकिन मेरी नंद मेरी सास को समझाने लगी। क्या आंटी ठीक है कह रही हैं, हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। आपको पता है कि तैयारी में वक्त लग जाता है और उनके घर में तो कोई मर्द भी नहीं है। सारी तैयारियां इन्होंने को ही अकेले ही करनी होगी, तो इसलिए हमें इनका समय देना बहुत ज़रूरी है। नंद की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह काफ़ी समझदार। फिर चाय पानी के बाद हम लोग वापस चले गए। उनके जाते ही मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है कमाने वाला। अगर तुम्हारी शादी भी जल्द कर दूंगी तो घर कौन चलाएगा। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं मम्मी की बातें सुनकर उन्हें गले से लगा ली और कहा कि ठीक है, ठीक ही तो कह रही हो। अगर 1 साल और इंतज़ार कर लेती तो मेरी बहन का ग्रेजुएशन भी हो जाता था और हो भी जाएगा। उसके साथ मैं उसे अपनी साथी टीचर की जॉब पर लगवा लेती। मैं भी 4 साल के इस स्कूल में जॉब कर रही थी। मैंने मम्मी को तसल्ली दी और उनसे कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं इंतज़ार कर लूँगी। वैसे भी मैं कौन सी मेरी उम्र निकली जा रही है, अभी सिर्फ 22 साल की तो हूँ मैं। 1 साल इंतज़ार कर ही लूँगी तो कोई मैं बूढ़ी थोड़ी ना हो जाऊँगी। मेरी मुसीबत ऐसे ही जारी रही। बर्तन धोने के बाद मैं कमरे में आगे जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई,
मेरी बहन एकदम से डरकर उजली थी। मैंने हैरानी से उसको देखा, जिसे आजकल बहुत सी घबराई सी लग रही थी। मैं पिछले दिनों से उसका यह सब व्यवहार नोट कर रही थी और उसकी यूं ही डरती हुई वजह जानना चाहती थी। मैंने उससे पूछा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ चुकी थीं। मेरे सवाल करने पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। और फिर वह कहाँ आई थी? वह मैं डरावनी कहानी पढ़ रही थी, इसलिए डर गई थी। मैं लगातार उसकी आंखों में देखे जा रही थी। जिस तरह का हकलाते हुए उसने जवाब दिया था, उसकी आंखें और उसकी जुबान उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी। जरूरी या नहीं था कि मुझे कोई और ना कोई बात ज़रूर है, बात छुपा रही हो, मगर उस वक्त मैं बहुत थकी हुई थी और मैं कुछ भी नहीं पूछी और मैं फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन स्कूल में कॉपी चेक कर रही थी कि स्टाफ रूम में बैठी हुई जिस दिन से सभी बच्चों को कॉपी चेक कर रही थी, मुझे सारे बच्चों की कॉपी आज ही पूरी करनी थी। हम स्कूल में जाने से पहले अपने फ़ोन साइलेंट कर देते थे। 2-3 घंटे के बाद कॉपी चेक करने के बाद बेस्ट ऑफ रूम से बाहर निकली तो रिलीज सचिन से पूछे बताया कि तुम्हारी मम्मी को 2-3 कॉल्स आए हुए थे और तुम्हारी मम्मी बहन को लेकर यहाँ पर आई थी और वह तुम्हें बहुत रो भी रही थी, लेकिन अब आपको डिस्टर्ब ना करने को मना किया था ना, इसलिए बताया नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्या मम्मी को क्या हुआ था? मैंने फ़ौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला जहाँ मम्मी की बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। मैंने फ़ौरन मम्मी को कॉल मिलाया, जो पहले ही रिंग पर उन्होंने उठा लिया था। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मैंने मम्मी से पूछा, आखिर हुआ क्या है? तो मम्मी ने रोते हुए मुझे घर आने को कहा। मैंने छुट्टी की बात कही तो मुझे छुट्टी नहीं मिली क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चलने वाले थे और मुझे वर्क करना था। अब मुझे दोपहर का इंतज़ार करना था। इस दौरान मेरा ध्यान लगातार मम्मी की तरफ लग रहा था। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे जैसे छुट्टी हुई, मैं बिना देर किए सीधे मैं घर पहुंची जहां मेरी बहन के कमरे में उसकी चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल एकदम से दहल रहा था। फ़ौरन मैं उसके कमरे में गई। सामने का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे सामने मेरी बहन मम्मी को बहुत ज़्यादा मार रही थी। मैं जल्दी से जाकर बहन को मम्मी से छुड़ाई और पूछा कि यह सब क्या है? तो मम्मी एकदम से डांटने वाली लग रही थी। उन्होंने इसी तरह से पूछने, इतनी सी उम्र में यह मुंह काला करके आई है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लोगों को क्या जवाब दूंगी? मम्मी की बातें सुनकर मेरे सर पर एकदम आसमान टूट पड़ा। मैं अपनी बहन की तरफ देखे जा रही थी कि जो बार बार रोते हुए ना मैं सिर अपना हिला रही थी और कह रही थी कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और मेरी बहन की हालत भी बहुत ख़राब थी। मैं तो एकदम हैरत में अपनी बहन को देखे जा रही थी। अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने सुना वह सच है या फिर मेरे कानों का धोखा है। मैं सब कुछ एकदम ठुकरा देती थी। मुझे धुंधला सा दिखाई देने लगा था। कुछ मेरी आंखों से दिखाई नहीं रही थी। वैसे भी झूठ लतरियाँ, कोई सपना या फिर मेरा वहाँ कोई वहम नहीं था। यह हकीकत थी कि एक सैलाब था जो हमारी ज़िंदगी में खुल चुका था और अब न जाने यह सैलाब हमारी ज़िंदगी में कौन-कौन सा तूफ़ान लेकर आने वाला था। मेरा नाम स्नेहा है और मेरी उम्र 26 साल है। यूपी के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। पिछले 4 साल से मैं अकेली रह रही थी। अभी मेरी भी फैमिली थी जिस पर मैं जान छिड़कती थी, मगर मेरी एक लापरवाही की वजह से मैं अपनी फैमिली को खो चुकी थी। कभी हालात ऐसे सख्त हो जाते थे जो आपके बस में नहीं रहते। अगर आप कोई चीज़ सही भी करना चाह रहे हों तो आपसे गलत ही हो जाती है। ऐसे में हालात आपके खिलाफ ही हो जाते हैं और ऐसे में अपने की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमें भी अपनों की ज़रूरत होती है। मगर ऐसे हालात में जब अपने हिसाब छोड़ जाए तो फिर कोई भी गिला नहीं कर सकता। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। मैं 4 साल की थी जब मम्मी पापा अलग हो गए।
मम्मी किसी को पसंद करती थी, लेकिन नाना ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा से करवा दी थी। सभी का यह ख्याल था मम्मी शादी के बाद सब कुछ भूल जाएगी, मगर मम्मी कुछ भी नहीं भूली थी, बल्कि चोरी छुपी उनके ताल्लुक उनसे बराबर रहा था। मेरे पैदा होने का भी मम्मी को कोई असर नहीं हुआ था। मेरे पैदा होने के बाद भी वह मेरी देखभाल नहीं करती थी, बस मुझे एक जगह छोड़कर उधर लगी रहती थी। मेरे रोने या हंसने से उन्हें कोई भी परवाह नहीं था। वह तो शुक्र था कि मेरी एक चाची इस घर में मौजूद थी, जो मुझे 1 मिनट के लिए भी रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मुझे उठाकर अपने साथ ले जाती थी। एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी। मम्मी पापा की सारी हरकत को जानते थे। उन्होंने कई बार मम्मी को समझाने की कोशिश की, मगर मम्मी ने पापा के साथ रहना ही नहीं चाहा, बस मौका ढूंढ रही थी। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। उसी रात पापा किसी ज़रूरी काम से फंस गए और थोड़ी देर से घर वापस आए तो मम्मी पापा के सामने खड़ी हो गई और चिल्ला चिल्ला कर पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी। पापा ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, मगर शायद अब समय ख़त्म हो चुका था। पापा की सारी पर्दा पर जवाब दे रही थी। तभी पापा ने खड़े खड़े अब मम्मी को तलाक दे दी थी। तभी मम्मी को तो जैसे पहले से ही तैयार खड़ी थी। उन्होंने अपना सामान पैक किया, उठाया और एकदम से घर से चली गई। उनके एक फैसले ने वह तो दोनों बहुत ही सुकून में आ गए थे, मगर वह नहीं जानती थी कि इनका टूटा हुआ रिश्ता मेरी ज़िंदगी में कितना बुरा असर करेगा। जिम्मेदारियां तो मेरी चाची के ऊपर अब आ गई थी, जिनकी वजह से चाची की अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। 3 साल के बाद पापा ने एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली, जिसके पति ने शादी के 6 महीने बाद ही उसे तलाक दे दी थी। शुरू में उसके पास आने जाने में मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं स्कूल में जो स्टेप मदर के बारे में जो कुछ भी सुना था वह सब अच्छा नहीं था, मगर वह औरत बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत थी। कुछ ही दिनों में उसे मेरे दिल में अपनी जगह बना ली और मैं उसे मम्मी बुलाने लगी थी। मेरी और मम्मी की अच्छी खासी पटने लगी थी। चाचा अब शहर के बाहर रहते थे। उन्होंने चाची और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया था। अब हम घर में सिर्फ और मम्मी और पापा रहते थे। अगले साल मेरी छोटी बहन हुई तो उसे आते ही जैसे हमारी ज़िंदगी पूरी सी हो गई थी। सब कुछ हंसी खुशी नज़र आ रहा था। एक दिन हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आया, जो हमारा सब कुछ वहाँ का तहाँ रह गया। इस वक्त मेरी छोटी बहन सिर्फ 2 साल की थी और मैं 10 साल की, जब पापा को हार्ट अटैक हो गया। पापा मौके पर ही मर गए थे। अब हमारी ज़िंदगी को वीरान कर गए थे। इसमें सभी मेरी मम्मी को मनहूस और बुरे कर्म वाली कहा करते थे, जो पहले अपने पति एक को न निभा सकी और अब दूसरे शादी करके अपने पति को भी खा गई। अब लोगों को जीना मुश्किल कर दिया था। ऊपर से चाचा ने भी कोई बात नहीं हो रही थी। आखिर मजबूरन मम्मी को वह घर बैठना पड़ा और हम लोग वहाँ से एक चले गए थे और एक नए घर के पैसे से भी मम्मी ने एक छोटा सा मकान खरीद लिया था और बाकी पैसे अकाउंट के सेविंग में तौर पर डलवा दिया था। मेरा एडमिशन यहीं की एक स्कूल में करवा दिया था। सेविंग में हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। सेविंग के कई पैसे से सिर्फ 9 साल ही गुजरे गए थे। सब कुछ हंसी खुशी गुजर रहा था। एक दिन हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आया, जो हमारा सब कुछ तहस नहस कर ले गया। इस वक्त मेरी बहन छोटी सिर्फ 2 साल की थी और मैं 10 साल की थी। जब पापा को हार्ट अटैक हुआ तो मौके पर ही मौत हो गई थी। अब हमारी ज़िंदगी वीरान कर गए थे। इसमें सभी मेरी मम्मी को मनहूस और बुरे कर्म वाली कहते थे, जो पहले अपनी एक शादी को ना निभा सकी और अब दूसरी शादी में अपने पति को भी खा गई। हम लोगों को जीना मुश्किल कर दिया। ऊपर से चाचा भी कोई बात नहीं हमसे नहीं हो पा रही थी। आखिर मजबूरन मम्मी को वह घर बेचना ही पड़ा और हम लोग वहाँ से एक
नए घर के तलाश में निकल गए। घर के पैसे मम्मी ने छोटा सा मकान खरीद लिया और बाकी पैसे अकाउंट के सेविंग के तौर पर डलवा दिया था। मेरा एडमिशन यहीं के एक स्कूल में करवा दिया था। सेविंग में हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। सेविंग के कई पैसों सिर्फ 9 साल ही हमारे गुजरे थे अच्छे से। मम्मी को शायद अंदाजा था कि वह उतने ही पैसे चल पाएंगे, तभी वह साथ साथ लोगों को कपड़े और कढ़ाई करने लगी थी। मगर कढ़ाई के पैसे से वहाँ पर घर चलाना भी मुश्किल था। मम्मी को यूँ मजबूरन देखी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं इंग्लिश से ग्रेजुएशन और स्कूल में नौकरी की थी। टीचिंग की जॉब करने लगी, जिससे आगे की पढ़ाई मेरे बस से बाहर थी। तो इसलिए मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया, जबकि अपनी छोटी बहन को हिना का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था। मेरी कोशिश की थी कि जैसे मेरी माँ ने मुझे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया था, तो मैं अब यह फ़र्ज़ था कि मैं हिना को भी अच्छी पढ़ाई करवाती और उसे एक बेहतर मुकाम तक पहुँचा देती। उन्होंने मुझे नौकरी करने से बहुत रोका, मगर मैं 20,000 महीना सैलरी की अगर मैं उसे समय मम्मी की बातों में आकर जॉब छोड़ देती तो तुम इतनी अच्छी मुझे जॉब कहाँ मिलने वाली थी। फिर वक्त अपनी रफ्तार से साथ आगे बढ़ता जा रहा था और अब मैं 21 साल की हो गई तो मेरा रिश्ता आया। छोटा सा खानदान था। एक बहन, इकलौता भाई था। भाई की शादी हो गई थी, बहन की तो शादी हो गई थी और भाई की करना था। अब घर के उसके माता पिता और वह खुद था। वह उसी गली के पीछे रहते थे। अच्छा खासा खाते पीते लोग थे। मम्मी को रिश्ता अच्छा लगा तो मम्मी ने हम उसकी शादी हमारे साथ फिक्स कर दी। साल का वक्त ऐसे गुजरा और मेरी इंगेजमेंट कर दी। मेरी मंगेतर इंटरमेंट में सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था। इंगेजमेंट में सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, फिर किसी ज़रूरी काम का था तो वो चला गया था। मेरी नंद के ज़रिए हमारे नंबर पर एक्सचेंज हो गए थे, मगर मेरे मंगेतर ने मुझे खुद से भी कभी कॉल नहीं किया। शुरू में तो मुझे यह बात ज़्यादा मायूस नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे मेरे मंगेतर का इग्नोर करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मगर मैं बर्दाश्त करे जा रही थी और कह भी जा रही थी कि उन लोगों का क्या दिया गया वक्त पूरा हो चुका था। वह लोग शादी की तारीख रखने आए थे और मम्मी ने मुझे समय और मांग लिया। इस पर मेरी मंगेतर ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। मेरी बहन अब 9th क्लास में थी और 13 साल की हो गई थी। मम्मी उसका ख्याल रखती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। हमने उसे कभी किसी चीज़ की कमी मायूस नहीं होने दी। वह बहुत लाडली थी, मगर मैंने जो आज खबर सुनी थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूं। ना जाने हमारी परवरिश में कहाँ का हमें मिला धोखा था। इतना बड़ा कदम उठा लिया हमने कभी सोचा भी नहीं था। मम्मी ने मुझ पर जो धमाका किया था, बहुत देर तक मैं अपने होश में नहीं आई थी। मम्मी ने कहा कि जब हिना स्कूल से वापस आई तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे चक्कर आ रहे थे, साथ में उसके पेट में दर्द भी था। तभी मम्मी ने उसकी एक डॉक्टर की कॉल की, लेकिन जब मुझे कोई बात नहीं हुई तो मम्मी मुझे उसे लेकर अस्पताल आ गई। उसकी हालत देखकर डॉक्टर को कुछ शक हुआ तो उसने कुछ टेस्ट लिया। रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो डॉक्टर का सच में एकदम बदल गया था कि उसकी रिपोर्ट चेक करने के बाद मेरी 16 साल की बहन की माँ बनने की खबर सुना रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और अपने बहन की तारीफ की तरफ गई ताकि उसे कुछ पूछ सकूं। उसकी यह हरकतें, क्योंकि उसने अपने किरदार पर इतना बड़ा दाग क्यों लगा लिया और कैसे, अभी मेरी ससुराल वाले भी मुंह में ही थे। अब वह अपनी जगह से एक झटके में उठी और रोते हुए कहने लगी कि मैं कसूर हूँ, मैं पाक दामन हूँ। क्या कहते हुए वह भाग गई और दूसरे कमरे में अपनी चली गई। अपने कमरे को उसने अंदर से ही लॉक कर लिया था। मैंने मम्मी को उठाया और उसको कमरे में ले गई। मम्मी किसी भी तरह से संभालते हुए नहीं आ रही थी। सब में बहुत ही बड़ा नहीं थी। मम्मी को सोचने समझाने की शक्ति खत्म हो गई थी, मगर मुझे आराम से समझदारी से काम लेना था और इस परेशानी से निकलने के लिए कोई न कोई तो हल निकालना था। मैंने कई बार जाकर अपनी बहन के
कमरे में दरवाज़ा खटखटाया मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। उसने उससे मैं पूछना चाहती थी कि उसके साथ किसने जुल्म किया था, कि वह खुद ही, लेकिन इतनी छोटी बच्ची ऐसे कैसे कर सकती है, मेरी समझ से तो बाहर था। हक हार कर मैं अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही वह स्कूल जा चुकी थी। मेरी मम्मी भी रिलैक्स होने लगी थी और स्कूल चली गई। पूरा दिन मेरा दिमाग खराब रहा। बदनामी का डर से चढ़कर बोल रहा था। मैंने अपनी एक काली और मसाले वाली चाय को उसमें मुझसे कहा कि अभी शुरुआत है, तुम अपनी बहन को अबॉर्शन करवा दो। मैं घर जाकर मम्मी की और बहन की बातें की मगर मेरी बहन एकदम से अकड़ गई। वह किसी भी तो और ऐसा नहीं था चाहती थी, उसे तो बदनामी का डर था और वहीं अपने किरदार पर लगे दाग का सोच भी रही थी। बड़ा सुकून से बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मैं सुकून से नहीं थी। अगर मेरे ससुराल वालों को इस चीज़ की भनक भी पड़ जाती तो वह रिश्ता ख़त्म करने के लिए सेकेंडों भी नहीं लगाएंगे। मुझे कुछ भी करके इस झंझट को ख़त्म करना था, क्योंकि वह सिवाय हमारे लिए बदनामी से कुछ भी नहीं था। जितना हम मामले को बढ़ाना चाहते थे उतना ही हमारे लिए मुश्किल है पैदा होती जा रही थी और मेरी बहन दिन ब दिन तबीयत गिरती जा रही थी। उसकी बदनामी पीली रंगत किसी को भी शक में डाल सकती थी। इसलिए मम्मी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। वह पूरे तरीके से कमरे में कैद रहती थी। एकदम से मैं हर तरह की कोशिश करके देखी जा लिया करती थी कि वह किसी भी तरह यह दाग मिटा दे, लेकिन वह राजी नहीं हुई। मैं किचन में खड़ी दूध गर्म कर रही थी और सो लगातार बहन की तरफ ही गर्म दूध करके मैंने एक गिलास में डाला और अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसी शीशी में अबॉर्शन की दवाई थी। मैंने वह शीशी खोली और दवाई गिलास में मिलाने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं किस तरह की जान लेने जा रही हूँ, लेकिन क्या समझ में, उसके भले के लिए ही तो मैं कर रही थी। अपनी बहन को यूँ अपनी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती थी। अभी वह खुद बच्ची है तो वह बच्चा कैसे संभालेगी। वह एक नवजात और औलाद लोग जो उसके ताने देंगे, कह भी मार भी डालेंगे। दुनिया ऐसी औरत को कहाँ जीने देगी, या तो औरत भी नहीं है। मैं उस पर खुद भर इतना बड़ा जुल्म नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने दवाई मिला दी। ऐसे सांप भी न मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दवाई गिलास के मिलाने के बाद ही शीशी बंद करके दोबारा जेब में डाल ली। फिर चम्मच से लेकर दूध में अच्छी तरह से दवाई मिक्स कर दी। दूध का गिलास लेकर अपनी बहन की तरफ मैं जाने लगी थी। मैं सोच रही थी कि जो काम मैं कर रही हूँ वह गलत है, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। तो मैं बस इस परेशानी से छुटकारा चाहती थी ताकि हम लोग पहले की तरह सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे जाकर दूध दिया और कहा कि इसे पी लो। मैं दूध गर्म किया। वह मेरे हाथ से दूध पीने लगी और अजीब नज़रों से देखने लगी। वह बहुत गौर से मेरी तरफ देखे जा रही थी। मुझे उसकी नज़रों से डर लगने लगा। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। बाद में रोज़ उसे दूध के जरिए दवाई एक डोज देने लगी। एक हफ्ते में उसका नतीजा मिलना शुरू हो गया। हालांकि दवाई की पहली बार में ही मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, मगर शायद हल्की डोज की वजह से इतना वक्त लग गया था। उसे दिन में भी मैंने उसे दवाई मिलाकर दूध में देती थी। सोने के लिए कमरे में आ गई। सुबह मैं उठकर स्कूल चली गई। सुबह मैं स्कूल जल्दी गई थी क्योंकि हमारी टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी जिसकी हमें तैयारी करनी थी। मैंने अपनी डायरी तैयार नहीं की थी, जिस वजह से मैं जल्दी चली गई थी। इस बात से अनजान थी कि मेरे पीछे घर में क्या हुआ होगा। उस दिन पीछे घर में उसे टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी, तो इसलिए जब टीचर्स का फ़ोन आया मैं ऑफ़ कर दिया था। हम तकरीबन पूरा दिन बहुत ही बिजी रहे। 12 बजे से मीटिंग ख़त्म हो गई थी तो मैं घर पहुंची। रात भी नहीं सो पाई थी बहन की टेंशन की वजह से, इसलिए नींद से मेरा बहुत बुरा हाल था। तो मैं ऐसे ही मोबाइल लेकर बैग में डाल
दिया और बैग से डाल दी और मैं ऑन भी नहीं किया। घर पहुंचती तो मेरे तरीके से एकदम सन्नाटा था। मुझे कुछ एकदम से परेशान हुई। उसी वक्त तो मम्मी और मेरी छोटी बहन थी और उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जो मेरी एकदम से मुझे बार बार किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मेरा धड़कता दिल के साथ अंदर गई। मम्मी को फूट फूट कर मैं रोते हुए देख रही थी। मेरी नींद एकदम से उड़ गई। फौरन भागकर मम्मी के पास गई। मम्मी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मम्मी थोड़ी संभाली और मैंने मम्मी से पूछा। अगले ही पल मम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और फिर मम्मी की अगली बार ने मैंने सिर्फ मेरी मम्मी की वाकिफ थी। कुछ देर बाद मेरी बहन को दफना दिया। मुझे मेरी बहन की आखिरी दीदार से भी मुहर्रम एकदम से बाहर कर दिया गया था। ज़िंदगी फिर अपने रूटीन पर आ गई। बीच में मैंने अपनी मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश। दिन रात मेरी बहन मेरे सपने में आती थी और मुझे अपनी जान का हिसाब मांगती थी। शुरू में मैं अपना वहीं पर समझ भूल कर, मगर अब मुझे सच में ख़याल आने लगे थे। मैं अपने फ़ैसला किया, थोड़े दिन के लिए यहाँ से दूर चली जाती हूँ, जहाँ की चेकिन से दूर। मम्मी से भी अपने आप को थोड़ी सही महसूस करने लगेगी। सपनों की वजह से एक पल भी नहीं सो पाती हूँ। जाकर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ जाकर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हो सकता था कि जागने की वजह से सेहत पर बुरा असर पड़ता हो, इसलिए इस सिलसिले में मुझे छुट्टी लेनी, स्कूल से जाना था। इसलिए मैं घर का ताला लगाया। मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी, तो इसलिए मैंने ताला लगाकर चाबी बगल वाली आंटी को दे दी। जब मम्मी आई तो उन्हें इंतज़ार करना ना पड़े। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा कि थोड़ी देर के लिए साथ आ जाओ, बच्चों के सिलसिले में कोई बात करनी है। यह सुनते ही प्रिंसिपल के साथ उनके रूम में चली गई। फिर वहाँ मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी, तो मैंने खुद को दिखाने के लिए अस्पताल आ गई। जब मैं अस्पताल पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ पर बेड पर पड़ी कम उम्र की लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी, जो दर्द से कराह रही थी। मैंने खुद को गिरने से बचाने के लिए बेड का सहारा लिया और मेरी मम्मी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर मेरी बहन को बचाने के लिए दरखास्त कर रही थी। मैं पीछे हटी, इसलिए वह मुझे नहीं देख सकी थी और मम्मी को लेबर रूम में से बाहर निकलकर डॉक्टर के चेकअप शुरू किया और फ़ौरन ही बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 1 घंटे के बाद मेरी बहन को निकालने वाला मेरे हाथ से में जो कोई नहीं था, बल्कि रसोली का एक गुच्छा था, जिसने मेरी बहन का मेरे पेट में फूला फुलाकर बड़ा कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि यह बच्ची एक बार मेरे पास आई थी, तभी भी मुझे इस पर रसोली का शक था। मैंने इसके टेस्ट भी किया था और इसकी रिपोर्ट रखकर इमरजेंसी केस में चली गई। वापस आए तो इसकी माँ गलती से इसकी जगह किसी और की रिपोर्ट्स ले गई। गलत प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी वह। उसके बाद यह आ गया। खास पहले आ जाता तो इसी आज इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त न करना पड़ती। वह पैकेट फाड़कर सीधा मम्मी के पास गई। मम्मी मुझे देखकर एकदम से चौंक गई। वह तो मुझे घर छोड़कर आई थी, उन्हें मेरे यहाँ आने की उम्मीद भी नहीं थी। वैसे वह रसोली वाला पैकेट मम्मी के हाथ में दिया। देख लें अपनी बेटी की हालत। यह रसोली जिससे आप बच्चे समझकर 9 महीने तक उसके पेट में पलती रही, उन्होंने अपनी बेटी का सहारा पेट जख्मी कर दिया। वह कितनी तकलीफ़ में है, आप जाकर देखें। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर मम्मी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। शायद उन्हें मुझ पर शक था कि मैं उनकी बेटी को मार दूंगी और खुद ही अपनी बेटी की मौत का ड्रामा करके मुझे उनसे दूर किया जाया। एक मैं थी जो पिछले सालों कितने महीनों से इस बोझ के तले सो रही थी कि मैं अपनी बहन की जान ले रही। मैं खुद को नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं मम्मी और बहन को वहीं छोड़कर उनके बिना बताए दूसरे शहर आ गई। उनके एक धोखे से मुझे तोड़कर रख दिया था। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, तो मैं तो जो भी कर रही थी उनके भले के लिए ही कर रही थी। वहाँ जाकर मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे जॉब मिल गई और साथ ही एक औरत ने मुझे अपने घर पे रहने के लिए ऑफ़र भी किया। अब मम्मी और छोटी बहन को उनके अकाउंट में पैसे भेजती रहती हूँ।
लेकिन दोबारा कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके पास जा सकूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे मेरी रातों की बेचैनी याद आ जाती है, जो मैंने अपनी बहन की मौत की खबर सुनने के बाद सही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आपको प्यार भरा धन्यवाद।